सब्सक्राइब कीजिए एग्जाम सर चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आपको मिले वीडियो सबसे पहले। प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम सर पर। दोस्तों, हमारी सीरीज गागर में सागर का आज लेक्चर नंबर 4 है और अभी तक अगर आपने पिछले 3 लेक्चर नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिएगा और कुछ ही दिनों में 1000 क्वेश्चंस की ऐसी धाकड़ आपकी सीरीज तैयार हो जाएगी जिनमें से यह कहा जाए कि लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चुन चुन के भरे हैं हमने और इतिहास के महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप कवर कर चुके होंगे। बस अपने हौसले को मजबूत रखिए और जुड़े रहिए एग्जाम सर चैनल को। कहा जाता है कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। तो प्यारे दोस्तों, इस लॉकडाउन में अपनी हिम्मत को कभी डाउन न होने देना, अपनी तैयारी को हमेशा पुख्ता करते रहना और जिस दिन लड़ाई लड़ने का वक्त आएगा आप ही जीतोगे। तो स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 76 के साथ। किस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है? प्यारे दोस्तों, पितृहंता क्या होता है कि अपने पिता की को मार करके खुद राजगद्दी पर बैठना। यानी ऐसा कौन सा वंश था जो अपने पिता की हत्या करके बार बार राजगद्दी को जिन्होंने प्राप्त किया। यानी कि किसी एक ने अपने पिता की हत्या की, उसके बाद फिर उसके बेटे ने फिर उसकी हत्या की, फिर उसके बेटे के बेटे ने उसके बेटे की हत्या की। तो ऐसे वंश को हम कहते हैं पितृहंता वंश। तो प्यारे दोस्तों, वो वंश कौन सा था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है हर्यक वंश। क्वेश्चन नंबर 2, हर्यक वंश की स्थापना किसने की? दोस्तों, हर्यक वंश जिसकी हम बात कर रहे हैं तो इसकी स्थापना की थी बिंबिसार ने। तो बिंबिसार की हत्या करके इसका जो पुत्र था अजातशत्रु बिंबिसार का, वो राजगद्दी पे बैठ गया और फिर अजातशत्रु की हत्या करके उदयन राजगद्दी पर बैठ गया। तो कहने का मतलब ये वंश क्या कहलाता था? पितृहंता वंश कहलाता था। क्वेश्चन नंबर 78, नंद वंश की स्थापना किसने की? दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है लेकिन बच्चे इसमें गलत कर देते हैं, वो गणानंद को टिक कर देते हैं, लेकिन इसकी जो संस्थापक था वो था महापद्म नंद। क्वेश्चन नंबर 79, कौन सा भारतीय शासक सिकंदर के समकालीन था? यह क्वेश्चन बहुत बार आया तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा शासक भारतीय सिकंदर के समकालीन था। मगध का जो कोई शासक था जो सिकंदर के समकालीन था, तो प्यारे दोस्तों वो है घनानंद। क्वेश्चन नंबर 80, हाइडेस्पीस का युद्ध कब व किसके बीच लड़ा गया? तो दोस्तों, हाइडेस्पीस का युद्ध था वो सिकंदर व पोरस के बीच लड़ा गया 326 बीसी यानी 326 ईसा पूर्व। और आपको याद होगा कि जब इसमें राजा पोरस की पराजय हुई और सिकंदर के समक्ष लाया गया और उससे पूछा गया, फेमस डायलॉग अगर आपने सुना हो कि छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए, बता तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। और तब राजा पोरस ने कहा था कि वही किया जाए जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। और इसके बाद सिकंदर पोरस की बहादुरी पर इतना गदगद हुआ कि उसने पोरस को छोड़ दिया था। तो प्यारे दोस्तों, हाइडेस्पीस का युद्ध आप याद रखना, सिकंदर व पोरस के बीच लड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 81, मौर्य वंश की स्थापना किसने की? दोस्तों, मौर्य वंश की स्थापना आप सभी को मालूम है चंद्रगुप्त मौर्य ने की। क्वेश्चन नंबर 82, मेगास्थनीज किस शासक का दूत था? तो दोस्तों, मेगास्थनीज सेलूकस निकेटर का दूत था और सेलूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य का ससुर था अगर मैं कहना चाहूं तो, क्योंकि जब सेलूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य का 350 ईसा पूर्व युद्ध हुआ था उसमें सेलूकस निकेटर की पराजय हुई थी और जिसमें संधि के स्वरूप जो सेलूकस निकेटर की पुत्री हेलेना थी उससे शादी कर ली थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्लियर है ना दोस्तों? आप तैयारी को ना इतना पुख्ता कीजिए कि आप एग्जाम में कुछ भी आए तो आपको आना चाहिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे कि सपने वो नहीं जो सोने के बाद देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो सोने नहीं देते, जो सोने नहीं देते। तो प्यारे दोस्तों, अपने सपनों की उड़ान को ऊंचा रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों, इंडिका नामक पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और हां, अगर आपको मौर्य वंश से संबंधित ट्रिक चाहिए या मौर्य वंश का थोड़ा आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो ऊपर आपको आई बटन मिल जाएगा और आई बटन से आप ये सारी जानकारी वहां से वीडियो में से ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, किस मौर्य शासक को सिंह सेन के नाम से जाना जाता है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बिंदुसार। प्यारे विद्यार्थियों, आज के दिन जैसे हमारे 76 से 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, इससे पहले भी जो क्वेश्चन लिए थे ना, आपने खुद भी देखा होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, यानी कि चुन चुन के निकाला है आपके लिए, आपकी मेहनत को आसान बनाया है एग्जाम सर की टीम ने। तो इसका राइट आंसर क्या बताया मैंने आपको, बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 85, मास्की व गुर्जरा अभिलेख में किस मौर्य शासक का नाम मिलता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों मास्की व गुर्जरा अभिलेख में अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है और उसी से पता लगता है कि अशोक नाम का कोई राजा इस धरती पर इतने साल पहले हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 86, भारत में अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? देखिए, अशोक ने अखंड भारत की स्थापना की थी, उसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत के काफी हिस्से थे, मतलब तकरीबन जो भारत था वो अफगानिस्तान यानी कि इराक तक भी फैला हुआ था। तो भारत में जो शिलालेख मिले हैं वो कौन सी लिपि में मिले हैं? पाकिस्तान में खरोष्टी में थे, तो भारत में किस में मिले हैं? तो प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ब्राह्मी लिपि में, ब्राह्मी। क्वेश्चन नंबर 87, किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? तो राइट आंसर है कौशांबी अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 88, सारनाथ और सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? ये वेरी सिंपल है और बहुत सारे बच्चों को आता है। तो इसका निर्माण अशोक ने करवाया। राइट आंसर इज अशोक। प्यारे दोस्तों, कितने आपके क्वेश्चन सही होते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखना, ताकि हमें पता लगे कि हमारे बच्चों की तैयारी कितनी है। क्वेश्चन नंबर 89, अशोक के समय में मार्ग निर्माण अधिकारी को क्या कहा जाता था? देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन हमने लिए हैं। ये क्वेश्चन है जो बच्चों को बुक्स में आमतौर पर नहीं मिलते हैं। तो अशोक के समय में मार्ग निर्माण अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो राइट आंसर है एग्रोनोमाई। क्वेश्चन नंबर 90, अशोक के कुल कितने शिलालेख बनाए? अशोक ने कुल कितने शिलालेख बनाए? तो प्यारे दोस्तों, अशोक ने शिलालेख की बात करें तो 27 बनाए थे, जिसमें से 14 बड़े यानी वृद्ध शिलालेख थे और 13 छोटे यानी लघु शिलालेख थे। तो टोटल कितने हो गए? 27। क्वेश्चन नंबर 91, अशोक ने कुल कितने स्तंभ लेख बनाए? शिला तो होते हैं जो पत्थर को काट के बनाए जाते हैं और स्तंभ होते हैं जो पिल्लर के ऊपर बनाए जाते हैं। तो स्तंभ लेख बनाए अशोक ने कुल 7। मौर्य काल में न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मौर्य काल में न्यायाधीश को, तो प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है राजुक। क्वेश्चन नंबर 93, अशोक के शिलालेखों को किसने पढ़ा था? यानी वो कौन था जिसने अशोक के शिलालेखों का अनुवाद किया था? उससे पहले पता ही नहीं था कि इसमें लिख क्या रखा है, कहना क्या चाह रहा है, जिन्होंने जो लिपि यूज की है वो लिपि कौन सी है? तो प्यारे दोस्तों इसको पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। क्वेश्चन नंबर 94, अशोक के कौन से शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? ये वो युद्ध था जिसके बाद अशोक पूरी तरह से, एक तरह से कहें कि संन्यास में चला गया था, उसने हिंसा को छोड़ दिया था, बौद्ध धर्म को पूर्ण रूप से अपना लिया था, क्योंकि इस युद्ध के अंदर इतनी ज्यादा मारकाट हुई थी कि उसको देख करके अशोक का जो दिल है वो दहल गया था। तो ये कौन से शिलालेख में कलिंग युद्ध का जिक्र है? तो प्यारे दोस्तों वो है 13वें वृद्ध शिलालेख में, यानी कि बड़े जो शिलालेख थे, जो 14 थे, उसमें से 13वें के अंदर कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 95, अशोक का कौन सा स्तंभ लेख महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित है? तो प्यारे दोस्तों ये बताइए, भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, शिलालेख से संबंधित क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये नोट कर लीजिएगा। और हमने वो लिए हैं शिलालेख, ऐसे तो बहुत सारे हैं तो आपको याद करने में दिक्कत होगी, वो लिए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। तो कौन से स्तंभ लेख में, स्तंभ लेख की बात कर रहे हैं अब यहां पर, महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित है? तो प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है रोमन देई स्तंभ लेख, रोमन देई स्तंभ लेख। क्वेश्चन नंबर 96, अशोक के कौन से स्तंभ लेख पर मोर का चित्र बना हुआ है? वैसे आमतौर पर अगर हम देखते हैं तो अशोक के स्तंभ लेख पर सिंह के चित्र होते हैं, शेर के। तो आपको यह बताना कि कौन सा स्तंभ लेख है जिस पर मोर का चित्र बना हुआ है? तो प्यारे दोस्तों यह है लोरिया नंदगढ़ स्तंभ लेख, जो चंपारण यानी बिहार में है, लोरिया नंदगढ़ स्तंभ लेख। क्वेश्चन नंबर 97, अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे बड़ा है? इसमें हम बात कर रहे हैं प्यारे दोस्तों स्तंभ लेख की, तो कौन सा है जो सबसे बड़ा है? शिलालेख की, सॉरी माफ कीजिएगा, कौन सा शिलालेख सबसे बड़ा है? तो प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है 7वां। क्वेश्चन नंबर 98, अशोक किस धर्म का अनुयायी था?
ये आप सभी को मालूम ही है कि अशोक कौन से धर्म को मानता था, और मैंने अभी आपको बताया कि कलिंग युद्ध के बाद उसने बौद्ध धर्म को पूर्ण रूप से अपना लिया था, तो अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। क्वेश्चन नंबर 99, अशोक के समय में कौन सा राजदूत भारत आया? इसको नोट कर लीजिए, नोटबुक के अंदर इसको हाईलाइट कर लीजिए और उसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिख दीजिए। तो अशोक के समय में जो राजदूत भारत आया था उसका नाम था डायनीसियस। क्या नाम था? डायनीसियस। क्वेश्चन नंबर 100, तो अब हम 100 पर पहुंच चुके हैं और जल्दी 1000 की यात्रा हम पूरी कर लेंगे। प्यारे दोस्तों जुड़े रहिए, इसके बाद पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस भी आने वाली है, पक्का कर देंगे आपको एग्जाम के लिए, बिल्कुल तैयार। तो अशोक के किस अभिलेख पर शेर का चित्र न होकर बैल का चित्र बना हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस अभिलेख पर शेर का चित्र न होकर के बैल का चित्र बना हुआ है? तो प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है रामपुरवा अभिलेख। तो प्यारे दोस्तों ये थी हमारे लेक्चर नंबर 4 यानी कि टेस्ट सीरीज 4। कल लेकर के आएंगे टेस्ट सीरीज 5 इसी समय रात के 8 बजे। जुड़ रही है हमारे साथ, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, शुभ रात्रि।